बच्चों में विक्की, सियाम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। मैं आपको दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश में पढ़ना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। तो शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। तो मुगल वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा आपका बाबर। क्लियर? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। अब बात करते हैं ये मुगल, ये जो मुगल शब्द है ये कहां से आया। तो शुरुआत करते हैं, ये जो मुगल शब्द है ये दो शब्दों से बना है, एक मंगोल से और एक तुर्की से। तो जो मंगोल शब्द है जो दो शब्दों से बना है, मंगोल से और तुर्की से। क्लियर इस बात को ले गए? जो मंगोल सम्राट था उसका नाम है चंगेज खान। उसका नाम क्या है? चंगेज खान। और इसका दूसरा नाम है तैमूचिन। तैमूचिन इसका दूसरा नाम है। और जो तुर्की सम्राट था उसका नाम है तैमूरलंग। तैमूरलंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तैमूरलंग दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश में आप पढ़ सकते हो कि तैमूरलंग भारत कब आया, कई बार क्वेश्चन आया है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तैमूरलंग भारत कब आया। तो मंगोलों का जो सम्राट था, मंगोल का जो सम्राट था चंगेज खान था, जिसका दूसरा नाम है तैमूचिन। तुर्की का जो सम्राट था तैमूरलंग था। चंगेज खान के परिवार से एक महिला थी कुतलुग निगार खानम। चंगेज खान के परिवार से एक महिला थी जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम। और तैमूरलंग के परिवार से एक लड़का था जिसका नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। क्लियर? इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है? इन दोनों का हो जाता है विवाह। क्लियर? और एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। इन दोनों का होता है विवाह हो जाता है। एक लड़का पैदा होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम क्या पड़ता है फिर? बाबर। इसको क्या कहते हैं? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जब गद्दी में बैठ जाता है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद का जो नाम पड़ता है वो बाबर पड़ता है। क्लियर इस बात को लेकर? और इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1883 को हुआ था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम पड़ता है बाबर। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1883 को। जो बाबर का लालन पोषण करा था, लालन पोषण करा था, वो करा था इसकी दादी ने। इसकी दादी ने क्या नाम था? इसकी दादी थी दौलत बेगम। दौलत बेगम। क्लियर इस बात को लेकर? अब तो शुरुआत करते हैं फिर बाबर की। क्लियर? अगर आपसे पूछा बाबर का काल, तो भारत में जो राज करा है बाबर ने, तो भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी। तो बाबर का जो समय रहा है भारत में, या बाबर का काल रहा है भारत में, वो 1526 से 1530 रहा है। ये क्वेश्चन में आपके लिए खास है। तो शुरुआत करते हैं बाबर के आगे। फिर क्या होता है कि बाबर के पिता क्या होती है? मृत्यु। बाबर के पिता क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? पिता की। किसके? बाबर के। तो फिर कौन गद्दी पे बैठेगा? बाबर बैठेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो बाबर
गद्दी पर 11 वर्ष 4 माह का बैठता है। क्लियर? तो बाबर गद्दी पर 11 वर्ष 4 माह का बैठता है और जो शासक बनता है, ये शासक बनता है फरगना का। इसके पापा जो है फरगना के सूबे मतलब फरगना के शासक थे, छोटी सी रियासत है। तो बाबर गद्दी पर 11 वर्ष 4 माह में बैठता है और शासक बनता है फरगना का। ये जो फरगना पड़ता है आपको उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। क्लियर? तो जो फरगना पड़ता है कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो बाबर की जो परेशानी थी वे उस्मानी थे, उज्बेक थे और सफवी थे। क्योंकि जब बाबर के पापा या बाबर के पिता जब फरगना के शासक थे उस समय में वाद विवाद होता रहता था। एक मैं आपको बता दूं, जैसे भारत है, ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है और ऊपर पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान, ऊपरली साइड में उज्बेकिस्तान। फिर इधर ईरान हो गया, इधर टर्की हो गया, तो ये पड़ता है ऊपर, आप कह सकते हो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्लियर? तो उज्बेकिस्तान में एक स्थान है समरकंद, समरकंद। उज्बेकिस्तान में एक स्थान है जिसको बोलते हैं समरकंद। तो जो बाबर के पिता है वे फरगना के शासक थे और जो समरकंद का शासक था वो बाबर के पिता का ही भैया था। तो वो बड़ा शासक था, यानी कि समरकंद बड़ा क्षेत्र था और फरगना छोटा क्षेत्र था। तो उनके पापा की भी आपस में भाइयों भाइयों की लड़ाई होती रहती थी। तो गद्दी पर बैठते ही बाबर ने 1501 में बाबर ने समरकंद जीता। क्या जीता? समरकंद जीता। और कितने महीने रहा यहाँ? 8 माह रहा, 8 माह रहा। क्लियर? लेकिन बराबर में ईरान पड़ता है, तुर्की पड़ता है आपके, और उज्बेकिस्तान में ही, उज्बेकिस्तान में ही, क्योंकि बाबर छोटा सा ही गद्दी पे बैठ गया था। तो जो बाबर की समस्या थी, यानी जो बाबर की समस्या थी, ये 3 लोग थे, उज्बेक थे, उस्मानी थे और सफवी थे। ये सफवी थे ईरानी और उस्मानी थे ये तुर्की। क्लियर? तुर्की। और उज्बेक जो थे ये थे उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के। और जो उज्बेक राजा था वो था शहबानी खान, शहबानी खान था। क्लियर? तो 1501 में बाबर ने समरकंद जीता, 8 महीने रहा। जो बाबर की समस्या थी, एक तो उज्बेकिस्तान में ही थे, उज्बेक थे, जो राजा था शहबानी खान था, उस्मानी थे तुर्की के, बराबर पड़ता है तुर्की इधर, और सफवी थे ईरानी। इनकी जो नजर थी वह उज्बेकिस्तान पे थी। क्लियर? और उसके बाद क्या हुआ, जब बाबर के पिता की मृत्यु होगी, बाबर ने समरकंद को जीत लिया। बाद में क्या करा शहबानी खान ने 1502 में समरकंद को बाबर से जीत लिया, बाबर से जीत लिया। क्लियर? 1501 में बाबर ने समरकंद को जीता था, 8 महीने रहा। 1502 में समरकंद को बाबर से जीत लिया शहबानी खान ने। किसने जीता था? शहबानी खान ने। क्लियर? तो उज्बेक, उस्मानी और सफवी से बार बार बाबर के युद्ध होते रहते थे, तो बाबर डर गया था। बाबर से समरकंद भी छीन लिया और फरगना भी छीन लिया गया था। तो बाबर ने क्या करा,
फिर बाबर आया अफगानिस्तान में, क्योंकि उसकी जो पैतृक संपत्ति थी वह सब छिन चुकी थी। फिर वो कहाँ होगा? अफगानिस्तान में। क्लियर? तो फिर क्या होता है, ये जो बाबर है 1504 में कहाँ आता है? कांधार व काबुल को जीतता है। 1504 में कांधार व काबुल को जीतता है। क्लियर? और यहां पे आपके काबुल में ही मनमोहक बगीचा बनाता है, मनमोहक बगीचा बनाता है। क्लियर? फिर ये आज कहाँ लगेगा? कांधार और काबुल में, यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ये कहाँ पड़ता है भैया? काबुल और कांधार अफगानिस्तान में। क्लियर? क्योंकि अपनी पैतृक संपत्ति खो चुका था। फिर वो आता है कांधार और काबुल में, और क्या बनाता है? काबुल में मनमोहक बगीचा बनाता है। तो बाबर की शादी को काफी टाइम हो गया था, उसका कोई भी लड़का नहीं हो रहा था। उसने किसी पंडित जी या महाराज से पूछा कि मेरे संतान नहीं हो रही, तो क्या करना पड़ेगा? तो महाराज ने कहा, या कह सकते हो पंडित जी ने कहा, कि तुम अपनी जो मिर्जा की उपाधि है, जो तुम्हारे बड़ों की उपाधि है, मिर्जा की उपाधि, उसको त्याग दो और पादशाह की उपाधि लो। तो उसने क्या करा बाबर ने क्या करा? 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग दी तथा पादशाह की उपाधि धारण करी, धारण करी। क्लियर? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो पादशाह की उपाधि धारण करी थी, किसको जीतने के बाद करी थी, तो आपका आंसर होगा काबुल को जीतने के बाद। इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो फिर क्या होता है कि वो मनमोहक बगीचे में ही ज्यादातर समय व्यतीत करता था। बाबर जो था मनमोहक बगीचे में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता था। एक दिन यहाँ बैठा था, तभी खबर आई कि तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है, जिसका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या है? हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो जब मनमोहक बगीचे में बैठा था, खबर आई कि तुम्हारा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यशाली। तो ये बड़ा परेशान हुआ और इसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जा तो मुझको काबुल में ही दफना दियो। और बात करें मनमोहक बगीचे की, तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वह सम्राट कौन है जिसके सर पर फूलों का ताज सजाया जाता था? वह सम्राट कौन है जिसके सर पर फूलों का ताज सजाया जाता था? तो उसका आंसर क्या होगा? बाबर होगा। और एक क्वेश्चन होता है कि माली का मुकुट किस सम्राट को कहते हैं? इस मनमोहक बगीचे का रानी माली का मुकुट किस सम्राट को कहते हैं? तो आंसर होगा बाबर। यानी कि जब मनमोहक बगीचे में बैठा था, हुमायूं की खबर आई कि पैदा हो गया, इसने कहा कि मेरे को इस बगीचे में काबुल में ही दफना दियो। और जो मनमोहक बगीचा था इतना अच्छा, इतना सुंदर था। तो क्वेश्चन आता है कि जिसके सर पर फूलों का ताज सजाया जाता था, वह सम्राट कौन है? तो बाबर है। या माली का मुकुट किस सम्राट को कहते हैं? तो बाबर को कहते हैं। आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेकर? तो उसका अच्छा खासा जीवन चल रहा था। कहां पे? कांधार और काबुल में अच्छा खासा जीवन चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं आप बाजोर। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ की यूसुफजाई जनजाति थी। कौन सी थी? यूसुफजाई जनजाति थी। वह क्या करती थी? बार बार काबुल और कांधार में आकर
लूट कर चली जाती थी लोगों को। तो क्या हुआ, अब बात करेंगे भारत में बाबर के आक्रमण, क्योंकि पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत में ही था। क्लियर इस बात को लेकर। तो जब बार बार यूसुफजई जनजाति कांधार और काबुल लोगों को लूटती थी, तो बाबर परेशान हो गया था। तो भारत पर प्रथम आक्रमण कह सकते हैं आप, भारत पर प्रथम आक्रमण कब करा था? 1519 में। और कहाँ करा था? बाजौर पे। तो क्या जीता था? बाजौर और भोरा का किला। बाजौर और भोरा का किला जीता। ये वाला। तो भारत पर प्रथम आक्रमण कब करा था? 1519 में बाजौर और भोरा का किला जीता। और किसके विरुद्ध था ये जो विरुद्ध था यूसुफजई जनजाति के। यूसुफजई जनजाति के। क्लियर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पानीपत के युद्ध सहित बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण करे? तो आंसर होगा 5। यानी कि पानीपत के युद्ध सहित बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण करे? तो 5। तो इस युद्ध से पहले, पानीपत के युद्ध से पहले 4 आक्रमण कर चुका था। 1519 में करा था बाजौर और भोरा किला जीता था यूसुफजई जनजाति के विरुद्ध। फिर उल्टा चला गया था, दोबारा आया, फिर जीता बाजौर भोरा का किला। क्लियर। तो 2 युद्ध होगी। फिर 1520 में सयालकोट जीता, पाकिस्तान में पड़ता है ये भी। फिर 1524 में क्या जीता? लाहौर जीता। क्लियर। तो लगातार 2 बार हमले यहाँ करे, 1519 में करे लगातार 2 बार, और 2 हमले ये करे थे। 1520 में सियालकोट जीता पाकिस्तान का, और लाहौर ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो यहां तक बाबर का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। अब 5वां युद्ध होगा पानीपत का युद्ध। 5वां युद्ध कौन सा होगा? पानीपत का युद्ध होगा। अब पानीपत का युद्ध कैसे होगा देख लो आप। मैं आपको बता रहा हूं इधर। इधर पाकिस्तान है, यहां तक बाबर का अधिकार हो चुका था। इधर पड़ता है आपके मेवाड़। इधर पड़ता है आपका पंजाब। तो मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था राणा सांगा था। और जो पंजाब का गवर्नर था वो था आपका दौलत खान लोधी। और इसका पुत्र भी था साथ में, दिलावर खान लोधी। क्लियर। ये क्या था? ये भैया पुत्र था किसका? इसका। क्लियर। और यहां पर दिल्ली थी, दिल्ली गद्दी पे था आपके इब्राहिम लोधी था। क्लियर। इब्राहिम लोधी था। और इसका चाचा था एक आलम खां लोधी। क्लियर। तो इब्राहिम लोधी ने अपने चाचा को क्या कर दिया था? भगा दिया था। तो आलम खां लोधी इसका चाचा से चिढ़ता था। और पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी और दिलावर खां लोधी ये चाहते थे कि सारे आक्रमण तो रोकेंगे पंजाब, क्योंकि पंजाब इधर बॉर्डर पर पड़ रहा था।
कि सारे आक्रमण तो रोके गए हम और दिल्ली गद्दी का मजा लेगा इब्राहिम लोधी। तो ये भी चिढ़ते थे इब्राहिम लोधी से। बात करें राणा सांगा की, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोधी के बीच 1518 में घटोली या कह सकते खोतोली का युद्ध हुआ था। खोतोली का युद्ध, खोतोलिया क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, कह सकते हैं आप घटोली या खोतोली का युद्ध हुआ था। और इसमें कौन जीता था, राणा सांगा का बायां हाथ, राणा सांगा ने बायां हाथ गवा दिया था। इस युद्ध में जीत हुई थी राणा सांगा की, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से इब्राहिम लोधी जीतता था, क्योंकि गद्दी पे इब्राहिम लोधी था दिल्ली की। तो राणा सांगा भी चिढ़ता था। तो इन तीनों ने किसने सलाह मिलाई, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी प्लस इसका पुत्र था दिलावर खान लोधी, क्लियर। दूसरा कौन था, आलम खान लोधी, आलम खान लोधी, ये क्या था, चाचा था इसका। और तीसरा था मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा राणा सांगा, राणा सांगा। इन्होंने सलाह मिलाई कि दिल्ली गद्दी से इसे हटाया जाए। अब इनके बख्शी खुद तो युद्ध करना इब्राहिम लोधी से था नहीं, क्योंकि इसकी पिटाई अच्छी खासी राणा सांगा की हो गई थी और इसके पास कुछ ज्यादा सेना थी नहीं, चाचा को वैसे ही भगा दिया था। तो इसने क्या करा, इनको पता लगा कि भैया कोई लुटेरा है, बाबर है, जो लुट्टे और वापस चला जा, लुट्टे वापस चला जा, तो क्यों ना उसे पैसे उसे दे के इसे हरवा दे और दिल्ली गद्दी हम अपने आप काट लगे। तो इन्होंने क्या करा, निमंत्रण दे दिया किसको, बाबर को। इन्होंने निमंत्रण किसको दिया, बाबर को, क्लियर। तो बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ के राजा ने अपने सेनापति से सलाह मिलाई, क्या वो ठीक होगा। सेनापति ने कहा कि भैया बाबर बहुत बड़ा हुआ है अपने आप में, वो तुम्हें गद्दी क्यों देगा, जब जीत लेगा तो गद्दी अपना आप रख लेगा। तो राणा सांगा ने जब बाबर की सेना पानीपत के मैदान में पहुंची, तो क्योंकि मेवाड़ के राजा ने बाबर को कहा था, आलम खान लोधी ने, दौलत खान लोधी ने बाबर को कहा था कि तुम आओ इसको हराओ, हम तुम्हें अपनी सेना देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब बाबर ने निमंत्रण पा लिया तो बाबर क्या करा, पानीपत के मैदान में पहुंच गया था, पानीपत के मैदान में पहुंच गया था। तो मेवाड़ के राजा ने जब सलाह मिलाई अपने सेनापति से कि भाई कैसा करना चाहिए, तो सेनापति ने मेवाड़ के राजा को मना कर दिया कि इसकी हेल्प मत करे बाबर की, वरना ये क्या करेगा, दिल्ली गद्दी बैठ कर तुम्हें भी भगा देगा। तो जब पानीपत के मैदान में बाबर की सेना पहुंची तो मेवाड़ के राजा ने अपनी सेना को उल्टा बुला लिया। अब बाबर वहां अकेला फंस गया, अपनी सेना को ले गया, क्लियर। तो बाद में युद्ध चलते रहे। अब देखते हैं कौन कौन सा हो। अब बात करें जो सबसे बेस्ट युद्ध है, जिस युद्ध से मुगल वंश की नींव पड़ी, जिस युद्ध से मुगल वंश की नींव पड़ी। अब बात करते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। किस किसके बीच हुआ है, बाबर प्लस इब्राहिम लोधी के बीच, क्लियर हुआ। जीत किसकी हुई, बाबर की हुई, क्योंकि राणा सांगा ने तो अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया था। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो जीत किसकी हुई, बाबर की हुई। अब बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी, युद्ध नीति अपनाई थी तुलगमा नीति, तुलगमा, तुगलमा, तुगलमा नीति। या क्या थी, या थी कि सेना को तीनों ओर से घेरना, सेना को तीनों ओर से घेरना,
ये सिक्की कहां से थी? ये जो सिक्की थी, सिक्की थी ना उज्बेकों से, उज्बेकों से, ये कह सकते हो उज्बेक से, उज्बेकों से। क्लियर है? उज्बेक कौन थे? सैवानी खां से। तो तुलगमा नीति सिक्की थी। इसी नीति के कारण बाबर सैवानी खां से हारा था। और अगर मैं आपको बात करूं तोप सजाने की विधि, तोप सजाने की विधि जो सिक्की थी, सिक्की थी उस्मानियों से, उस्मानी से, इस टर्की वालों से। उस्मानी इसे बोलते हैं दूसरी उस्मानी विधि। तो सजाने विधि क्या कहते हैं? उस्मानी विधि कहते हैं, या रूमी विधि, या ऑटोमन साम्राज्य विधि, उस्मानी विधि। यानी कि किससे सिक्की थी? ये जो सिक्की थी, ये सिक्की थी भैया उस्मानियों से। किससे? उस्मानियों से। क्लियर है? तो सजाने विधि। अगर बंदूक चलाने की बात करूं तो बंदूक चलाने की विधि सिक्की थी ना, बंदूक चलाने की जो विधि थी वह सिक्की थी ना सफवी से। सफवी यानी कौन थे? ईरानी। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं उस्मानी विधि या रूमी विधि या ऑटोमन साम्राज्य विधि। तो सैन्य विधि क्या कहते हैं? उस्मानी विधि, रूमी विधि या रूमी विधि। क्लियर है? और ऑटोमन साम्राज्य विधि। और बताओ इस युद्ध में किसका प्रयोग करा था इसने? इसने प्रयोग करा था किसका? तोप का प्रयोग, तोप का प्रयोग करा था। और जो इसके तोपची थे, जो इसके तोपची थे, एक का नाम था उस्ताद, एक का नाम था मुस्तफा। तो जो तोपची थे कौन कौन थे? उस्ताद था और मुस्तफा था। क्लियर इस बात को लेकर? तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि तोप का प्रयोग पानीपत के युद्ध में करा था इसने। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बता दूं कि अगर पानीपत का युद्ध ऑप्शन में ना हो तो बाजो जब भौरा किला जीता था उसमें भी तोप का प्रयोग करा था। अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए कि जीत का कारण क्या रहा, जीत का कारण क्या रहा, तो आपका आंसर होगा सैनिक की कुशलता, सैनिक का कुशल होना, सैनिक का कुशल होना। क्लियर इस बात को लेकर? सैनिक का कुशल होना। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस जीत के बाद अगर क्वेश्चन आए कि मुगल वंश की नींव, मुगल वंश की नींव, मुगल वंश की नींव किस युद्ध बाद पड़ी, किस युद्ध बाद पड़ी, तो आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है? और इस युद्ध के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को, इस युद्ध के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को 1 कप चांदी का सिक्का दिया। तो पानीपत के युद्ध बाद काबुल के व्यक्तियों को, काबुल के व्यक्तियों को 1 चांदी का सिक्का दिया। क्लियर? और व्यक्तियों ने जो उपाधि दी, जो व्यक्तियों ने उपाधि दी, किसको उपाधि दी? कलंदर की। किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि। क्लियर इस बात को लेकर? और नारा दिया था कि काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। और जो नारा दिया था कौन सा दिया था भैया बाबर ने? काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। अगर मैं सिक्के का नाम बताऊं, सिक्का था शाहरुख सिक्का, शाहरुखी सिक्का था चांदी का, सिक्के का नाम था शाहरुखी सिक्का। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, नोट में लिख सकते हो आप कि कुषाणों के बाद
कांधार प्लस काम्बुल को जीतने वाला कौन रहा? जीतने वाला कौन था? जीतने वाला कौन था? तो आंसर होगा बाबर था। क्लियर? कौन था? बाबर था। अब क्या हुआ इस युद्ध के बाद? उसने भैया आलम खां को तो मार दिया, तुम्हारे दौलत खां को मार दिया, दिलावर खां को नहीं मारा था उसने। उसके बाद जो युद्ध होना है वो युद्ध किसके साथ होगा? राणा सांगा का, क्योंकि राणा सांगा ने बीच में साथ छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं अगले युद्ध की। तो देखो जी, इसके जो फेमस युद्ध है, एक तो युद्ध था पानीपत का युद्ध। ये क्या था? 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। तीसरा युद्ध था इसका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये था आपको भैया 29 जनवरी 1528 को। चौथा युद्ध था इसका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध था, कब हुआ था ये होता आपको भैया 5 अप्रैल 1529 को। और भैया फिर क्या हुआ था 1530 में? क्या हुआ 1530 में? बाबर की क्या होगी? मृत्यु। क्लियर? तो भैया ये युद्ध तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको।